गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 15 एलिमेंट यानी नाइट्रोजन फैमिली, और एक लेक्चर हम लोग बना चुके हैं इसमें, जिसमें अपने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, लेकिन हमने केवल ऑक्सीडेशन स्टेट तक हमने डिस्कस किया था। आज कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, जैसे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड, इन तीनों पर बहुत डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका वेटेज है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड में JEE में और नीट में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कौन सी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डालो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है बच्चों, हाइड्राइड। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दे फॉर्म हाइड्राइड्स, है ना। और हाइड्राइड का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, EH3। ई का मतलब बच्चों जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। चलो देखते हैं। तो हमारे पास हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट के लिए, नाइट्रोजन के लिए NH3, फास्फोरस के लिए PH3, बस एलिमेंट और H3 आपको लगाना है। H3 तो लगा हुआ, E की जगह में आपको एलिमेंट दिखना है ना। उसके बाद ASH3, SBH3 और लास्ट में आएगा BiH3। तो इस तरह के हाइड्राइड ये बनाती है। पहले का नाम क्या होगा बच्चों, बहुत इजी है, अमोनिया। दूसरे का नाम फॉस्फीन है ना। तीसरे का नाम आर्सिन, चौथे का नाम स्टीबिन, लास्ट का नाम बिस्मुथिन। क्लियर। बस, तो ये सारे के सारे हाइड्राइड किसके थ्रू बनते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के थ्रू, है ना। अब इन हाइड्राइड के बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा पूछा जाता है, तो बेसिक 5 प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5 प्रॉपर्टी है ना। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टी है बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इनके रिड्यूसिंग पावर पर, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों इनके रिड्यूसिंग पावर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बॉन्ड एंगल पर, किस तरह से बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे चेंज हो रहा है। और पांचवा हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बेसिसिटी, बेसिक नेचर, है ना। तो ये 5 प्रॉपर्टी पे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन घूमता है पूरा के पूरा। तो ध्यान से देखें किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे चेंज होती है। क्लियर बच्चों, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। क्लियर। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी बॉन्ड को तोड़ने में आप कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, ये तो ना ताकत कितनी लग रही है। किसी बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगती है, किसी बॉन्ड को तोड़ने में कम ताकत लगती है। तो जो बॉन्ड ज्यादा एनर्जी लेता है उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर भी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। अगर ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर कम एनर्जी खर्च हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। अच्छा, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी बॉन्ड लेंथ पर। मालूम है ना आपको, जैसा मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है
वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मालूम है ना आपको, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, यानी बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड छोटा होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो बॉन्ड देर में टूटेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना। देखो, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, एन और एच के बीच में बॉन्ड लेंथ छोटी है क्योंकि इसका साइज छोटा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, तो जो बी आई और एच के बीच में लेंथ है वो बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अगर बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। समझ में बात आगे? तो ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, बस यही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो है ना, इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, मतलब क्या रिलेशन होता है ना। अब देखो बच्चों, गोइंग फ्रॉम, ऐसा लिखो, गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ये वाला है ना, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, ठीक है। जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन एटम्स इंक्रीज, है ना। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बच्चों क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। और जब बच्चों बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसा लिखेंगे, देखो, NH3 की सबसे ज्यादा, ये तो हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाओ, ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर, ये ज्यादा कम 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 कम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे कम होती है। क्लियर, चलो, तो एक कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब बच्चों बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। तो सब कुछ हमने ऐसा ही देखना है ना, सब कुछ ऐसा लिखना आपको बराबर, तो नोट कर लिया आपने। दूसरा बच्चों हमारे पास है, क्या था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट बाद में डिस्कस करें। रिड्यूसिंग पावर ऐसा लिखते हैं। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल की जो रिड्यूसिंग पावर है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वो हाइड्रोजन को लिबरेट कितना जल्दी कर रहा है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन देना, ये तो हुआ ना। तो इन सबके पास हाइड्रोजन है तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग वो होगा जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। समझ में मेरी बात ना, सबके पास हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन दे सकते हैं, सब रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अच्छा कौन होगा, जो जल्दी हाइड्रोजन देगा, जल्दी, इजिली। क्लियर, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दोज मॉलिक्यूल लिबरेट हाइड्रोजन, क्लियर, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, बस बट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट is one which liberate hydrogen most easily, जितना जल्दी
से वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये तो हुआ, ठीक है। अब देखो कितना जल्दी वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा वो बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड लेंथ पे, सीधी सी बात है ना। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी है तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। बॉन्ड लेंथ छोटी है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, हाइड्रोजन को निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो हुआ। तो कहानी कहीं ना कहीं थर्मल स्टेबिलिटी पर जाके रुकती है कि अगर भाई अगर आपने बॉन्ड बड़ा किया है तो उसको तोड़ना आसान है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी इजी होगा। तो इन दोनों में से किसमें जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा? जिसका बॉन्ड बड़ा होगा, यानी BiH3 में। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट होते हैं। जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है ना। तो बस समझ में आया बात आई? देखो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीज बॉन्ड एनर्जी। ये तो होगा ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। जब बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बच्चों बॉन्ड इजिली ब्रेक एंड गिव हाइड्रोजन। बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। क्लियर? यानी टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीज, हाइड्रोजन देने की पावर बढ़ेगी, जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, हेंस इंक्रीज रिड्यूसिंग पावर। समझ में आई बात? बस तो हाइड्रोजन देने की पावर को हम रिड्यूसिंग टेंडेंसी से डिनोट करेंगे, और जो जितना जल्दी हाइड्रोजन दे देगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन कौन जल्दी देगा? जिसका बॉन्ड बड़ा होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड तोड़ना आसान है। क्लियर? चलो समझ में आई बात? हाँ, तो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है बेसिक नेचर। ठीक है बच्चों? अच्छा, बेसिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कंसेप्ट तो ये बोलता है बेस आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है बेसिक नेचर। ठीक है भाई, हम सब लोग जानते हैं जितने भी हमारे पास 15 ग्रुप के हाइड्राइड है सबके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। ध्यान रखना बच्चों, है ना, जहां जहां बेसिक नेचर आएगा वहां वहां लोन पेयर का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। लोन पेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो सपोज हमारे पास है NH3, सपोज, तो N के पास क्या है? लोन पेयर है। E लिखो इसको, चलो आप बोलोगे NH3 क्यों लिया भाई? EH3 मतलब सारे हाइड्राइड आ गए इसमें। तो E के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ऐसा, और क्या बनेगा? EH4 प्लस, ऐसा तो बनाता है। तो बोलने का मतलब यह है कि इसके जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये क्या हुआ? बेस हुआ ना। बेस आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन टू गिव ए कैटायन। क्लियर? तो अब देखो सबके पास लोन पेयर है तो सब ऐसे ही टेंडेंसी रखेंगे, सारे बेसिक हैं, लेकिन अच्छा बेस कौन होगा ये सवाल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे अच्छा बेस वो होगा जो इस हाइड्रोजन को जल्दी ले लेगा। ये तो हुआ। अब जल्दी वाला कंसेप्ट आ गया, रेट वाला। सबके पास लोन पेयर है, सब हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन अच्छा कौन होगा? जो हाइड्रोजन को जितना जल्दी लेगा। ठीक है,
तो हम यहां लिखेंगे बेटर या पावरफुल, बेटर तो नहीं लिखेंगे, पावरफुल बेस is one who immediately accept प्रोटॉन। ठीक है भाई, जितना जल्दी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा उतना अच्छा वो बेस होगा, ये तो होगा। अब देखो बच्चों, कितना जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, इन लोन पेयर की डेंसिटी पे, है ना। देखो, मोर रेडली एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कितना जल्दी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं, कितना डेंस है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर हो गया। अगर डेंसिटी बढ़ेगी, देखो, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बेसिसिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। अब कैसे पता करेंगे भाई किसके पास डेंसिटी ज्यादा है किसके पास डेंसिटी कम है? तो बच्चों ये सब कुछ डिपेंड करता है साइज पर, साइज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है। देखो कैसे, सपोज मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा सा है ना, और नीचे आते गए तो बिस्मथ का साइज बड़ा हो गया। अब मुझे यह बताओ कि इस पर लोन पेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा कि इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा? ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा होगा उस पर लोन पेयर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। जैसा आपने डीएनएफ ऑर्बिटल में पढ़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए। समझ में बात आ रही? साइज छोटा है तो लोन पेयर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंस है। साइज जैसे आपने बड़ा कर दिया तो लोन पेयर क्या हो गया, फैल गए। ये तो है ना, फैल गए तो मतलब डेंसिटी कम हो गई। तो बच्चों देखो, डेंसिटी बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है, इसका मतलब अमोनिया इज ए गुड बेसिक एजेंट देन BiS3। तो ऊपर से नीचे बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ में बात आ रही है? क्यों? क्योंकि जो हमारा साइज है वो बढ़ रहा है, सेंटर एटम का साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। ठीक, तो अब लिखेंगे, देखो बच्चों, है ना, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, साइज पे ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग साइज को बढ़ाते जाते हैं, मॉलिक्यूल जो डेंसिटी है लोन पेयर की वो देखो, गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज लोन पेयर डेंसिटी, ये तो है ना, डिक्रीज लोन पेयर डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और बच्चों जब डेंसिटी कम होगी तो डिक्रीज बेसिसिटी। जैसे मैंने अभी बोला था कि डेंसिटी बढ़ने से वो जल्दी से प्रोटॉन को ले लेगा, अगर डेंसिटी कम हो गई तो प्रोटॉन को लेना मुश्किल हो जाएगा, यानी धीमा लेगा प्रोटॉन को, तो बेसिसिटी कम होगी। तो अब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है, NH3 इज मोर बेसिक, है ना, और PH3। ठीक है, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3 और लास्ट में BiH3। ये हमारा क्या हुआ, बेसिसिटी का ऑर्डर। तो क्लियर हो गया भाई तीनों चीजें।
तो तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली है, एक बेसिक नेचर, एक थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरा रिड्यूसिंग पावर, है ना। तो तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं और विद एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से ये चेंज होती हैं। समझ में बात आ गई? चलो ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके किसकी बात करते हैं हम? बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तीसरा नहीं, चौथा होगा बॉन्ड एंगल, है ना। अच्छा, बॉन्ड एंगल देख रहे, ये NH3 है ना। ये देखो NHH और यहां लोन पेयर होता है, सबको मालूम है ना। और ये है PH3, इसको ऐसे लिखते हो, PH3 और NH3, ये H, ये H, ये H और ये लोन पेयर, है ना। ऐसे हुआ, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर तो रहता है सबके पास ही ऐसा होगा। देखो बच्चों, तो कहानी क्या है कि बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल होता है वहां पर 107.8 और यहां पर होता है बच्चों 96.3 डिग्री, 96 कम हो गया। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक है। डिक्रीज टॉप टू बॉटम। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ? देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, ठीक है। अब देखो, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, है ना। ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। क्लियर हो रहा है? बड़ा साइज, छोटा साइज। अब देखो बच्चों, जब साइज छोटा होता है तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो नजदीक नजदीक है। साइज छोटा है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नजदीक है, और जब बच्चों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे तो उन पर रिपल्शन बढ़ेगा। समझे मेरी बात? रिपल्शन बढ़ेगा तो एंगल भी बड़ा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो H उससे दूर होता जाएगा, H और दूर होता जाएगा। तो बच्चों, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो भी दूर होते जाएंगे, और जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, तो एंगल धीरे 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 कम होता जाएगा। तो मतलब ये बड़ी सीके हैं, बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन है, छोटी लाइन रिपल्शन ज्यादा, बड़ी लाइन रिपल्शन कम, तो एंगल कम हो गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, देखो अमोनिया के केस में, है ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर नियरर, ठीक है, हैंस इंक्रीज रिपल्शन। और बच्चों, जब रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नजदीक है। यहां पर साइज बड़ा होने की वजह से इंक्रीज साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, तो इंक्रीज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ी। किसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी? P और H की बॉन्ड लेंथ बढ़ी, ठीक है। तो डिक्रीज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, तो इंक्रीज बॉन्ड एंगल। बस बात खत्म। क्लियर हो रहा है? जहां बच्चों रिपल्शन बढ़ता है वहां पर एंगल भी बढ़ता है, जहां पर रिपल्शन कम होगा वहां पर चीजें पास पास आएंगी। तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। तो जरा नोट करते जाओ फटाफट भाई। हाँ, बहुत टाइम खा लिया इसने। ये हो गया बॉन्ड एंगल का काम, ठीक है भाई। तो ऊपर से नीचे बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसका ऑर्डर थोड़ा सा इरेगुलर है, मतलब एकदम ऊपर से नीचे घटेगा या बढ़ेगा ऐसा नहीं, बीच में एक चीजें आ गई।
तो चलो फटाफट से लिखते हैं, है ना। पांचवा बॉन्ड नहीं, बॉन्ड नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। देखो एक ग्राफ से आप समझो ना बॉइलिंग पॉइंट को। ये हमारे पास एक ग्राफ हुआ और ऐसे बनता है, ऐसे है। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ये फास्फोरस का, ये आर्सेनिक का, ये एंटीमनी का, ये बिस्मथ का, है ना। बस ये हमारे पास किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका दिख रहा है आपको, BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बच्चों थर्ड नंबर पे कौन सा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद आता है ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट और सबसे कम होता है PH3 का। देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसने गड़बड़ कर लिया है, समझे मेरी बात। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं, पहले नोट करते जाओ कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे आता है ना। देखो याद करने का तरीका इस ग्राफ के माध्यम से, इसके 2 पॉइंट नीचे आएंगे, बाकी 2 पॉइंट ऊपर आएंगे, नाइट्रोजन बीच में आएगा, यानी अमोनिया बीच में आएगा। क्लियर। अब देखो बच्चों ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ठीक है। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बड़ा है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बड़ा होने की वजह से वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। वंडरवाल फोर्स मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। तो बच्चों जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वंडरवाल फोर्स उस पर होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। लेकिन नाइट्रोजन क्यों बीच में आ गया, क्योंकि इसका साइज तो इन दोनों के साइज से कम होना चाहिए, तो ये यहां आना चाहिए। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा क्यों हुआ, रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा मैंने आपको केमिकल बॉन्ड में बताया था, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर, यानी अमोनिया के बीच में, द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस तरह से। बाकी बच्चों किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है, केवल और केवल अमोनिया में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इन दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होगा। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन अब आप बोलोगे कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फिर भी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा है। क्लियर। इन दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम है, इसीलिए अमोनिया का नंबर ठीक बीच में आ गया। क्लियर हो रहा है। इसीलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा होता है। और PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। साइज समझ में बात आ रही है। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा हमने कर लिया है ना, समझ में बात आ गई है, ठीक है। अब एक बार मैं सारे ट्रेंड आपको लिखा देता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और ये जो हमारे ये मार्कर ही मुझे लगता बेकार हो गया शायद, है ना, मिटा ही नहीं रहा। तो कौन कौन से हमने ट्रेंड लिए थे बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। देखो दूसरी पेन से लिखता हूं, NH3, PH3, ASH3 और SbH3 और BiH3। ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी का एज वेल एज बेसिसिटी का, है ना। बेसिसिटी और थर्मल स्टेबिलिटी जो है इसी ऑर्डर में चेंज होती है, ऊपर से नीचे कम होती है, नीचे से ऊपर बढ़ती है ना। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर उल्टा होगा, है ना, NH3 ऐसा, PH3 ऐसा,
ASH3 ऐसा, SbH3 ऐसा और BiH3, दिस विल रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर है ना, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर था हमारे पास? अच्छा, अभी इससे पहले क्या ऑर्डर हमने लिखा था? रिड्यूसिंग पावर, बेसिसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल बच्चों ऊपर से नीचे क्या होगा? कम होगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड एंगल का ये वाला, इधर बॉन्ड एंगल भी रख लो। तीसरा बॉन्ड एंगल है ना, इसका ज्यादा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये तो बोला था अभी है ना, क्योंकि रिपल्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल और बेसिसिटी का सेम ऑर्डर है, रिड्यूसिंग पावर का जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा है? पहले 2, फिर अमोनिया, फिर 2, है ना। तो BiH3 SbH3 NH3 और ASH3 और PH3, ये किसका ऑर्डर है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का। बस, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, फटाफट से नोट करो जरा, है ना। क्लियर हो रहा है? थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझना चाहिए। एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या थे? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी नहीं मिट पा रहा भाई, है ना। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्साइड। तो दूसरी हेडिंग रखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब बच्चों कोई भी नॉन मेटल या मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ठीक है। जनरली इसके 2 तरह के ऑक्साइड होते हैं। एक ऑक्साइड वो जिनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और दूसरे ऑक्साइड वो जिसमें +5 होगी। तो दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है। तो जब कोई 15 ग्रुप का एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? दे फॉर्म ऑक्साइड्स। क्लियर? ठीक। अच्छा, 2 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, 2 टाइप्स ऑक्साइड। एक ऑक्साइड ऐसे होंगे जिनमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और दूसरे ऑक्साइड ऐसे होंगे जिसमें +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो E2O3 एंड E2O5, यहां पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +3। यहां पर कितना है? +5। क्लियर? तो E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड यहां पर बनते हैं, है ना। तो मैं एक टेबल लिखाता हूं और उसमें से आपको यह बता देता हूं कौन सा ऑक्साइड किस नेचर का। ऑक्साइड का नेचर पूछा जाता है बच्चों, है ना, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो देखो, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर फास्फोरस, यहां पर आर्सेनिक, यहां पर एंटीमनी और यहां पर बिस्मथ, इन सब के ऑक्साइड हम देखेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? N2O, NO, है ना, N2O3, N2O4 या NO2 और N2O5। क्लियर? तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए। अच्छा, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो N2O है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, यहाँ +2, यहाँ +3, इन दोनों में +4 और लास्ट वाले में +5। तो नाइट्रोजन ये सारे ऑक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस बच्चों केवल 2 ही टाइप के ऑक्साइड बनाता है, +3 +4 +5 तीनों बनते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों? P4O6, P4O8 एंड P4O10। तो यहां पर कितना है? +3। ठीक है भाई, है ना। यहां पर कितना है? +4, यहां पर कितना है? +5। ये 3 ऑक्साइड कौन बनाता है? फॉस्फोरस। आर्सेनिक केवल 2 ही ऑक्साइड बनाता है, +3 और +5 वाले। तो AS4O6 एंड AS4O10। ठीक है।
अच्छा, एंटीमनी भी दो ही बनाता है, AS4O6, सॉरी Sb4O6 एंड Sb4O10, दो ही टाइप के ऑक्साइड बनाता है ना। अच्छा, बिस्मथ केवल एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाता है, Bi2O3, क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो ये ऑक्साइड बनाता है, ध्यान रखना Bi2O3, लेकिन ये इस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन सारे ऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस 3 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, आर्सेनिक और एंटीमनी 2 ही टाइप के ऑक्साइड बनाता है, बिस्मथ केवल इसी टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर हो रहा है। अब बच्चों इसमें यह पूछा जाता है कि किस ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है, या एम्फोटेरिक है। और दूसरा, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा अलग अलग ऑक्साइड में। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप का ऑक्साइड किस नेचर का है। तो देखो बच्चों, ये दोनों जो ऑक्साइड है ना नाइट्रोजन के, वो न्यूट्रल है, ये दोनों। बाकी देखो, ये पूरी लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों 3 5 और 4 9, ये सारे के सारे ऑल आर एसिडिक, ऑल आर एसिडिक। क्लियर। ये दोनों ऑक्साइड, ये वाले, दीज आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और बिस्मथ के ऑक्साइड जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि बिस्मथ मेटल है, बाकी सारे नॉन मेटल और सेमी मेटल है। तो आर्सेनिक के +3 वाले ऑक्साइड, आर्सेनिक और एंटीमनी के, एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, है ना, ये सारे एसिडिक है, ये वाले, ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है। क्लियर हो गया, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है, देखो, अब इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर आपको नाइट्रोजन के ये 3 ऑक्साइड दे रखे हैं, तो इनका बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। तीनों एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। अभी एक शायद किसी बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि एसिडिटी का ऑक्साइड की एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है आपने, मैं इसको मिटा दूं, हो गया। देखो, जब एक ही टाइप का नॉन मेटल अलग अलग ऑक्साइड बनाता है, एक ही टाइप, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे कोई और हो, जब एक ही टाइप का नॉन मेटल कोई ऑक्साइड बनाता है, तो उसकी जो एसिडिटी है वो नॉन मेटल की किस पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ठीक है। when oxides are formed by an elements, ठीक है, their acidity is depends on oxidation number of element। ठीक है भाई, जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी, बस। ठीक है। देखो, तो N2O3, N2O4 एंड N2O5, देखो ये इनका एसिडिटी ऑर्डर है। N2O5 में यहां पर +5 है, यहां पर +4 है, यहां पर +3 है। सारे ऑक्साइड एक ही नॉन मेटल बना रहा है, वो भी नाइट्रोजन। तो क्या देखा हमने, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। दूसरा कंसेप्ट, अगर अलग अलग नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी फास्फोरस में कंपेयर करो, नाइट्रोजन में कंपेयर करो, आर्सेनिक में कंपेयर करो, है ना, तो तब क्या देखना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स
फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है, देयर एसिडिटी इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा एसिडिटी होगी। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हैं जैसे N2O5, P4O10, ठीक है, SB4O10, ठीक है, SB नहीं, AS लिखो यहां पे, AS4O10 and SB4O10, तो ये हमारा एसिडिटी ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। सेम ऑक्साइड, सॉरी सेम नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या देखना हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर डिफरेंट नॉन मेटल के ऑक्साइड हुए तो क्या देखना हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, ठीक है, और लास्ट में बिस्मथ भी लिखता, लेकिन बिस्मथ तो बनाता नहीं, वो तो मेटल है। क्लियर हो रहा है? तो जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। बात खत्म। क्लियर हो गया? तो नोट करो बच्चों फटाफट से, ठीक है, चलो तो चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, देखिए बच्चों, जब कोई 15 ग्रुप का एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हैलाइड बनाएगा, सीधी सी बात है ना। तो विद हैलोजन दे फॉर्म हैलाइड्स। क्या बनाएंगे? हैलाइड्स। देयर आर टू टाइप ऑफ हैलाइड्स, दो टाइप के हैलाइड बनाएंगे। एक हैलाइड होंगे बच्चों हमारे पास EX3 और दूसरे हैलाइड होंगे हमारे पास EX5। E फॉर 15 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो EX3 है दिस इज कॉल्ड ट्राई हैलाइड, और जो EX5 है दिस इज कॉल्ड पेंटा हैलाइड्स, है ना। तो दो टाइप के हैलाइड बनाएंगे। ट्राई हैलाइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। पेंटा हैलाइड में क्या होगा? +5। क्लियर? तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं कि ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड की इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम ट्राई हैलाइड्स, है ना, EX3। अब देखिए, ट्राई हैलाइड सारे एलिमेंट बनाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड अनस्टेबल होते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ओनली, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? ओनली ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी ये नहीं आएगा, ओनली वन ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल। नाइट्रोजन जनरली ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है, लेकिन एक ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन बनाता है जो स्टेबल होता है, बाकी नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड स्टेबल नहीं होते हैं। और बच्चों वो ट्राई हैलाइड कौन सा है? NF3। ये वाला ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन का स्टेबल होता है, बाकी अगर मैं बोलूं कि NI3 या फिर NCl3 या फिर और कोई ट्राई हैलाइड स्टेबल नहीं होता है। क्लियर? तो एक्सेप्शन भी साथ में रखना है। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन हुआ। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि क्यों नाइट्रोजन के जो और ट्राई हैलाइड है वो अनस्टेबल क्यों होते हैं, तो रीजन होता है बच्चों साइज का डिफरेंस।
क्या बोला मैंने? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ हैलोजन एंड नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन और हैलोजन के बीच में साइज का डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ही अनस्टेबिलिटी होती जाएगी। क्लियर? इसीलिए बच्चों देखो N और F3 स्टेबल होता है, क्योंकि F और N का साइज लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर मैं N और Cl की बात करूं तो Cl बड़ा हो गया और N छोटा हो गया, साइज का डिफरेंस हो गया। तो साइज का डिफरेंस होने की वजह से ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, इसीलिए बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो बस यही रीजन है कि नाइट्रोजन के हैलाइड नहीं होते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? चलो, अच्छा, अगर मैं आपको यह बोलूं कि जो ट्राई हैलाइड है उनका नेचर क्या होता है, कोवलेंट कि आयनिक? तो दे आर कोवलेंट नेचर, है ना, दे आर कोवलेंट इन नेचर। सारे ट्राई हैलाइड मोस्टली कोवलेंट होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है बच्चों? BiF3 इज आयनिक। तो लिख लो फटाफट से, है ना, BiF3 आयनिक होता है, बाकी सारे कोवलेंट होते हैं। क्लियर? अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों देखो मैं PCl3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। तो कैसे बनेगा? PF3 का बनाते हैं, नॉट Cl3 का, ज्यादा अच्छा रहेगा। PF3 है ना, PF देखो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों? 96.3 डिग्री, है ना। और जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी? शेप क्या होगी बताओ जरा? पिरामिडल, जैसे अमोनिया की शेप होती है ना, तो शेप विल बी पिरामिडल ट्राई हैलाइड का, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बोला मैंने? 96.3 डिग्री, इसमें ना और में अलग अलग हो सकता है, ठीक। और 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं? जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3। बस, तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको इन 4 चीजों के लिए क्लियर हो गया भाई। अब बात करते हैं बच्चों पेंटाहैलाइड की, है ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए पेंटाहैलाइड। अच्छा, क्या नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड बनाएगा? नहीं। व्हाई? क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। रीजन? नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए पेंटाहैलाइड्स। ऑल एलिमेंट फॉर्म पेंटाहैलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स फॉर्म पेंटाहैलाइड्स एक्सेप्ट CEPT एक्सेप्ट नाइट्रोजन। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों? ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 ही हो सकती है, और पेंटाहैलाइड बनाने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 5। तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वहां पर d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखिए। जो पेंटाहैलाइड होते हैं वो ट्राईहैलाइड के मुकाबले ज्यादा कोवलेंट होते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड्स। रीजन क्या है बच्चों? फेजान्स रूल, है ना। क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उस पर चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है, तो उस वजह से उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिस वजह से वो कोवलेंट ज्यादा होगा। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि PCl5 इज मोर कोवलेंट देन PCl3, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्लियर? पेंटाहैलाइड ज्यादा कोवलेंट होते हैं बजाय ट्राईहैलाइड।
अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं किसका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं यहां पर, PCl5 का, है ना। देखिए तो बच्चों P, तो इस पर जो 5 बॉन्ड होते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, 5 बॉन्ड, ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, है ना। और ये जो ज्योमेट्री बनाता है वो कौन सी ज्योमेट्री होती है बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा, ये देखिए ये ज्योमेट्री बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ट्राइगोनल बन रहा है और 2 पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इस ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो पेंटाहेलाइड है ना। अच्छा, बॉन्ड एंगल यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है। एक बॉन्ड एंगल यहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये होता है बच्चों 120 डिग्री, और एक बॉन्ड एंगल ये होता है बच्चों 90 डिग्री, है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, ये 90 डिग्री पर, ये हर किसी से 90 डिग्री पर है, ठीक है, और ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होंगे तो ये 120 डिग्री पर होंगे, ठीक। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3d, टोटल कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, तो ये ऑर्बिटल होंगे sp3d ऑर्बिटल, है ना, क्लियर। अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, sp3d ऑर्बिटल हो गया, बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, बस ये इसमें लिखना है, ज्योमेट्री आपको। तो इस तरह से हमारे पेंटाहेलाइड का स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर बच्चों, नोट करो जरा फटाफट से, ठीक है। चलो, तो अब हेलोजन के साथ ये 2 रिएक्शन हो गई। अब लास्ट इसमें बात करते हैं रिएक्शन विद नंबर, चौथी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है बच्चों। अच्छा, मेटल इन एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा और बाकी जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होंगे उन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्लियर हो। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं, BINARY, बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। और बच्चों जितने भी जो मेटल के साथ कंबाइंड होने वाले एलिमेंट है 15 ग्रुप के, उन पर जो है जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -3, यानी नाइट्रोजन के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -3 होगा, और जो एलिमेंट है हम जो मेटल ले रहे हैं उस पर +1 और +2 दोनों में से एक हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, कैल्शियम के साथ अगर हम नाइट्रोजन की रिएक्शन करें तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव होता है, तो Ca3N2 ऐसा बनेगा। कैल्शियम के साथ अगर फास्फोरस की रिएक्शन होगी तो अगेन सेम Ca3P2, है ना। सोडियम की अगर आर्सेनिक के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम पर तो एक ही पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आ जाएगा Na3As। तो मेटल के साथ कोई नॉन मेटल जुड़ा हो, 15 ग्रुप का एलिमेंट जुड़ा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस तरह होगा, है ना। अगर मैं जिंक के साथ एंटीमनी जोड़ूं तो क्या, Zn3Sb2, है ना। और लास्ट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम कंपाउंड बनेगा Bi2, है ना। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -3, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 +2 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कैल्शियम और नाइट्रोजन का जो कंपाउंड बना है उसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, DE है ना, NITRID, सही लिख देता हूं मैं, नाइट्राइड। इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड, है ना। इसका नाम है जिंक एंटीमोनाइड, और इसका नाम है मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। तो ये हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है जब एक 15 ग्रुप का एलिमेंट और जो S ब्लॉक का एलिमेंट है वो आपस में रिएक्शन करता है, क्लियर बच्चों। तो चलो, केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इनके
मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे डाइनाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इनके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, चलो जैसा मैं पहले आपको बताता आ रहा हूं, रनिंग लेक्चर के आपको नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना है। कहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या सेपरेट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।